हेलो, वेलकम टू सीबीसी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आज हम प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन का सेक्शन 5 डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले इस सीरीज में 1, 2, 3 एंड 4 पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो कि जीके, रीजनिंग एंड क्वांट के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। 2015 से लेकर 20 तक पंजाब के जो पेपर्स हैं ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे इस सीरीज में सारे वो क्वेश्चंस को स्टडी करें, ताकि अगर फिर से पेपर में कोई और क्वेश्चन आए तो उससे हमारी हेल्प हो जाए। सो लेट अस बिगिन। अगर आपने पहले हमारी इस सीरीज के 4 ये नहीं देखे हैं वर्जन्स, गो वॉच देम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। So the first question here is, पहले हमारे पास जीके सेक्शन गिवन है। Which of the following is related to the recently launched Innovate in India I3 program? ये इनमें से जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ओके। नेशनल बायोफर्मा मिशन, एंड लास्ट वन इज अटल इनोवेशन मिशन। So the answer to this question is National Biopharma Mission. Option number C is your right answer. This one is related to Innovate in India I3 program. Next question to you is, consider the following statements regarding Prime Minister's Economic Advisory Council PMEAC, and फिर हमें बताना है कि which of the given statements is or are correct. चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि ये जो PMEAC, जिसकी आपको फुल फॉर्म याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से रिलेटेड अब हम कुछ 1, 2, 3 चीजें पढ़ेंगे और हमें बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है या एक कोई करेक्ट है। सो द फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू अस इज इट इज अ स्टैट्यूटरी और अ परमानेंट बॉडी। ये PMEAC की बात कर रहे हैं। अगली चीज जो गिवन है वो क्या है? इट एनालाइजेस एनी इकोनॉमिक इशू रेफर्ड टू इट बाय प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइसेस हिम देयर ऑन। ये ठीक है। अगला जो चीज हमें गिवन है वो क्या है यहाँ पे? It submits periodic reports to Prime Minister related to the macroeconomic, macro is on the large level economic developments and issues, right? हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही है। पहली चीज क्या है कि वो सारे इकोनॉमिक इश्यूज को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो भी वो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं कौन से को एनालाइज करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा गया होता है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज क्या है? ये पीरियोडिक एक सर्टेन पीरियड की एक ये क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद सबमिट कराते हैं प्राइम मिनिस्टर को। कौन से चीजों से रिलेटेड? मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड डेवलपमेंट और इश्यूज से रिलेटेड। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, जिसके अंदर गिवन है ऑप्शन 2 और 3। अगली चीज जो गिवन है वो है जिसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर की हमें यहाँ पे 4 चीजें गिवन है, हमें बताना है कौन सी उसमें से इनकरेक्ट है। सो लेट अस बिगिन। पहला है ही इज अ पार्ट ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी फॉर मेंबर्स ऑफ एमपीसी। एमपीसी की अगेन फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कह रहे हैं कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होता है। ही हेड्स द एमपीसी, वो हेड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन WTO कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो इंडिया को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ही हैज द कास्टिंग वोट इन एमपीसी। अगेन ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उसका जो है वो एक कास्टिंग रोल होता है। तो हेयर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को क्या करता है? इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू अस इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोलर ब्रीफकेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ एक स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से बताना है हमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड अ चैरिटेबल फंडिंग एजेंसी स्वन कल्चरल सेंटर एंड फाउंडेशन। This information, first information given to us is right. अगली है, the aim of this initiative, solar briefcase वाले initiative का, is to provide vehicle facilities to far flung areas. No, दिस इज नॉट राइट। ऊपर वाली बिल्कुल सही है स्टेटमेंट की, ये चैरिटेबल फंडिंग एजेंसी है स्वान कल्चरल सेंटर एंड फाउंडेशन, इसके साथ क्या किया था? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
स्टैग्फलेशन इज अ सिचुएशन ऑफ, स्टैग्फलेशन कौन सी सिचुएशन होती है, ये पूछ रहे हैं हमारे से। हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद, एक्चुअली इट इज इन्फ्लेशन रेट जब बहुत हाई होता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी हाई होता है उसको स्टैग्फलेशन बोलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, नो। Unemployment adjusted for seasonal fluctuations, no. High inflation which is structural in nature, no. ये हमारी first information, stagflation, high inflation combined with high unemployment is perfectly right. Yes. With reference to the Zero Hunger Program, consider the following statements. Zero Hunger Program से related हमें कुछ एक statements given है. We have to tell which one of the following is correct. इसमें अब हमें क्या गिवन है? India's ambitious zero hunger program through interventions in farm sector was launched with a focus on agriculture, nutrition and health. Okay, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। उसके बाद है दिस इज अ डेडिकेटेड फार्म बेस्ड प्रोग्राम इन सिंक्रोनाइजेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू एंड हंगर बाय 2030। जीरो हंगर प्रोग्राम की एक हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एक एंड टाइम जो हमें गिवन है यहां तक। जीरो हंगर प्रोग्राम में स्पेशल आई एम टेलिंग यू क्या गोल रहेगा कि जो फार्म बेस्ड प्रोग्राम है वो सिंक्रोनाइज करे, वो साथ मिलके चले सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स के, ताकि जो हंगर है उसको हम खत्म कर पाए टिल या बाय द एंड ऑफ 2030। ये बिल्कुल सही है। दिस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अगेन परफेक्टली फाइन। जीरो हंगर इंडेक्स कहाँ का इनिशिएटिव है, किसने इनिशिएट किया था इसको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इनिशिएटिव लिया है ये। सो हेयर 1 is also right, 2 is also right and 3 is also right, and the option जिसमें हमें तीनों चीजें मिल रही हैं that is option number D। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ रहे हैं हमें the seasonally adjusted Nikkei India Services Business and Activity Index has shown robust growth in service sector in India. Perfectly fine. The index in May 2018 has risen to 52.6, registering to fastest growth since। ये वाला जो इंडेक्स है निकी इंडेक्स सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, ये जो है ये राइज किया था 2018 में बाय 52.6%, और ये क्या थी? फास्टेस्ट ग्रोथ थी। कब से लेके कब तक की ये बात करेंगे? फास्टेस्ट ग्रोथ थी सिंस जून 2017। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट महारत्न इंडस्ट्री? वेरी नाइस क्वेश्चन, ये भी 3 to 4 टाइम्स पेपर में आ चुका है। तो इसमें क्या है, इसमें से कौन सी महारत्न इंडस्ट्री नहीं है? नॉट को प्लीज कंसीडर करिएगा, ऐसे आंसर ना मार्क करिएगा। तो महारत्न की जो इंडस्ट्री की जो फॉलोइंग पार्ट्स है वो है GAIL, एब्सोल्युटली राइट। कोल इंडिया लिमिटेड, एब्सोल्युटली राइट। SAIL, अगेन एब्सोल्युटली राइट। And Airport Authority of India, Airport Authority of India is not a part of Maharatna industry, so we won't consider it। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज की हमारी, वो क्या है कि what is the full form of GAIL and what is the full form of SAIL से। GAIL की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तो होगी हमारे पास गेल की फुल फॉर्म। अगली चीज है सेल, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एटलीस्ट यहाँ पे गिवन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिमिलरली अगर हम SAIL की बात करेंगे तो S here stands for स्टील, A stands for अथॉरिटी, I stands for इंडिया एंड L stands again for लिमिटेड। तो गेल और सेल को याद करना इज रियली वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। एंड कोल इंडस्ट्री तो हमने कर ली, इसका मतलब गैस, कोल एंड स्टील इंडस्ट्री तो है वो पार्ट है, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ महारत्ना इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन जो है, विच इंसेक्टिसाइड इज बैंड बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर द यूज इन एग्रीकल्चर? यहाँ पे आंसर क्या है आपका? पहला ये हमारे पास क्या गिवन है, सारे नाम है वो इंसेक्टिसाइड्स के गिवन है। यहाँ पे जो आंसर है वो है इंडोसल्फन। इंडोसल्फन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिस हैज बीन बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द यूज इन एग्रीकल्चर।
Next question is Punjab government has brought in a new tax for income tax payees engaged in professions, trades, callings and employments in the current year budget. Current year budget ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस जो पेपर आया है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए उस टाइम करंट ईयर ये रहा होगा 2018 का पेपर का क्वेश्चन है ये। तो हमें बताना है वो कौन सा ऐसा टैक्स है, एजुकेशन टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, डेवलपमेंट टैक्स है या नन ऑफ द अबव है। पंजाब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स लाए थे वो इनकम टैक्स पेज के लिए जो कि प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे हम। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेवलपमेंट टैक्स। ये 2018 में लाया गया था इन द बजट 2018। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके सो हियर वी स्टार्ट नाउ रीजनिंग। चलिए लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6, 12, 21 एंड 33। तो यहाँ पे पहली चीज हमें देखेंगे, हम कोई हमें स्क्वायर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे, क्यूब्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे। 6 और 12 में कितना डिफरेंस है, 6 का। 12 और 21 में कितना डिफरेंस है, 9 का। 21 और 33 में 12 का। तो जब आप इनमें फर्दर डिफरेंस चेक करोगे 3 का, यहाँ पे 3 का, ऑब्वियसली अगला किसका होगा, 3 का। यहाँ आ जाएगा 15। तो जब 6 में 6 प्लस करके 12 आंसर आ रहा था, 12 में 9 प्लस करके 21 आ रहा था, 21 में 12 प्लस करके 33 आ रहा था। सिमिलरली 33 में जब हम ऐड करेंगे 15 तो हमारा आंसर आना चाहिए क्या, 48, which is option number D. 48 is your right answer. Next question is similarly जैसे नंबर सीरीज होती है उसी तरीके से एक अल्फाबेट सीरीज होती है, एंड इसके क्वेश्चंस काफी बार देखे गए हैं एग्जाम में। So the question here is JLNPRT. Now यहाँ पे या तो आप पूरी A to Z पढ़ के देखो, अदरवाइज बहुत सिंपल है, A to Z के नंबर्स याद कर लो। A1 पे आ रहा है, B2 पे आ रहा है, इसको याद करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आई प्रोवाइड यू अ वीडियो जिसमें आपको ये याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे J का नंबर जो रहता है वो रहता है 10, L का नंबर रहता है 12, N का नंबर 14, P का नंबर 16, R का 18 एंड T का 20। जब आप इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये इवन नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। मतलब 10 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है, 12। उससे पहले बता रही हूँ इवन नंबर क्या होता है, जो मल्टीपल होता है 2 का, और जो मल्टीपल नहीं होता 2 का उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, लाइक 1, 3, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब हमने देखा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 16, 18, 20, अगला क्या आएगा 22। 22 पे जब हम चेक करेंगे V आता है। सो ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम प्राइस इज कोडेड एज दिस। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर अब जो चीज आपको हेल्प करेगी वो अगेन वही है कि आपको A to Z सबके जो है नंबरिंग याद हो। जब आपको नंबरिंग याद रहेगी तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। तो यहाँ पे इसको हमने ऐसा कोड किया है। जस्ट टू मेक इट इजियर हम यहाँ पे कोड्स लिख देंगे। P का कोड होता है 16, R का 18, I का 9, C का 3 एंड E का 5। यहाँ S का 19, V का 22, N का 14, 3 का यहाँ पे I का क्या आ जाएगा 9, L का आ जाएगा 12। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू रिलेट देम। 16 और 19 में प्लस 3 हो रहा है, 18 और 22 में प्लस 4 हो रहा है, 9 और 14 में प्लस 5 हो रहा है, 3 और 9 में प्लस 6 हो रहा है, एंड 5 और 12 में प्लस 7 हो रहा है। जब आप इसको देखोगे ये एडिशन हो रहा है ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट के ऊपर C3 होता है, O15 होता है, S19 होता है, T20 होता है। यहाँ पे प्लस 3 से शुरू हुआ था, हम यहाँ पे प्लस 3 से ही शुरू करेंगे। 3 में जब प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 6, उसके बाद जब हम 4 करेंगे 19, उसके बाद 5 ऐड करेंगे 24, 20, उसके बाद यहाँ पे हमने 5 ऐड कर दिया था, यहाँ 26 ऐड करेंगे। तो यहाँ 26 में आ जाता है Z, 24 पे आ जाता है X, 19 पे आ जाता है S एंड F आ जाता है इस पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया है F, S, X एंड Z। वील चेक ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर D।
अगला अगेन कोडिंग डिकोडिंग बट इट इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में देखा गया है। तो यहाँ पे हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसके अंदर हमें ये कोड्स गिवन होंगे इन अ सेंटेंस फॉर्म एंड इनकी फिर डिकोडिंग कर रखी होगी अगेन इन अ सेंटेंस फॉर्म, इसमें हमने चार्ट बनाना है। पहला जो कोड होगा वो है GNR, अगला है TAG, अगला है ZOG, अगला है QMP। उसके बाद अगला है, अब यहां तक हमने ए का कोड तो लिख लिया, अब हम बी से शुरू करेंगे। HYTO, अगला है GNR हम लिख चुके हैं इसलिए वी वोंट रिपीट इट। उसके बाद EMF नहीं लिखा था तो हम लिखेंगे EMF। अगला है ESM, उसके बाद है SDR और उसके बाद है HYTO, ये हम लिख चुके हैं। अब हमें बताना है समर का कोड क्या होगा। अब हम चेक करते हैं, ये हमने जब कोड्स का एक टेबल बना दिया, अब हम इनके आगे जिस वर्ड को ये रिलेट कर रहे हैं वो लिख देंगे। ठीक है, GNR यहाँ पे है, चेक करेंगे सिमिलैरिटीज कहाँ है। GNR यहाँ है, GNR यहाँ भी है, तो अब हम इनकी वर्ड्स चेक करेंगे। सियोल ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सियोल है यहाँ नहीं, ओलंपिक है यहाँ, यस ओलंपिक सिमिलर है, तो GNR का क्या कोड आ जाएगा, ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद अगला है TAG, TAG चेक करो कहीं और है, TAG किसी कोड में नहीं है। उसके बाद ZOG चेक करो, ZOG अगेन किसी कोड में नहीं है। QMP चेक करो, QMP भी किसी कोड में नहीं है। तो हमें नहीं पता अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इन तीनों में से किसका है, कमेटी किसका है, और उसके बाद हमें नहीं पता कि सियोल किसका है। अब हम अगला देखेंगे, इसमें है HYTO यहाँ भी है। अब हम चेक करेंगे समर और गेम्स में यहाँ क्या है, यहाँ पे गेम्स है, मतलब HYTO किसका है, गेम्स का। अगर HYTO इधर गेम्स का है, यहाँ पे GNR ओलंपिक का है, तो यहाँ पे समर रह गया, समर का कोड होगा EMF। और वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है कि समर का कोड क्या है, तो वो है EMF, विच इज ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, समर का हमने बता दिया EMF। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, हमें बताना है यहाँ पे सिलेक्ट द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए ये यहाँ पे डायग्राम्स नहीं गिवन, बट ये जो है हमारे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में अब हमें बताना है कि हाउ इज एनिमल्स रिलेटेड टू काउज एंड डॉग्स, या हाउ आर बेसिकली दे थ्री रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमें पता है जो काउज है और डॉग्स है ये क्या है, ये एनिमल्स का ही पार्ट है, मतलब एक सारे एनिमल्स की कोई कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर डॉग्स हैं, उसके अंदर कहीं पे काउज हैं। ये हमारा वेन डायग्राम बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर Z। देखिए ये एक शीट थी, यहाँ पे जहां पे ये पॉइंट गिवन है, यहाँ से इस शीट को फोल्ड कर दिया, इस शीट को फोल्ड करा हाफ में, उसके बाद इस शीट को फर्दर फोल्ड कर दिया 1/4 में, तो ये बन गई इमेज नंबर Z। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने लगा दिया इतना एक कट। चीज को जो आपको समझना है, आपको सीधा ऑप्शंस में नहीं जाना है, जब भी आपको पेपर फोल्डिंग होगा या फिर पेपर कटिंग होगा, आपको हमेशा जो स्टेप बता रही हूँ वही करना है। ये हमें इसका बताना है कि जब इस पेपर को खोलेंगे तो अब हमारे पास क्या इमेज फॉर्म होगी। जब ये हमारे पास 1/4 गिवन है, यहाँ पे इसको हमने ऐसे किया, ठीक है। अब जब हम इसको पहले वापस जैसे फोल्ड किया था वैसे ही ओपन करेंगे तो ये हाफ होगा, जो कट यहाँ है वो कट यहाँ आ जाएगा। एग्जैक्टली जब इसको खोलोगे जो पिक्चर यहाँ फॉर्म्ड है वही ही पिक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब हम ये चेक करेंगे कहाँ है, इसमें है नहीं, इसमें कोई मुंह किधर जा रहा है, ट्रायंगल का कोई मुंह किधर जा रहा है। इसमें क्या है, कोई मुंह कहीं जा रहा है, कोई मुंह कहीं जा रहा है। यहाँ पे 2 है, 4 होने चाहिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में एग्जैक्टली ट्रायंगल के फेसेस सारे आउटवर्ड्स हैं, यहाँ पे भी वही है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है हमारे पास डाइस वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, ये एक डाइस है जिसको ओपन किया गया है एंड क्वेश्चन हियर इज हमने 1 को ओपन किया, 2 को ओपन किया, 3 को ओपन किया या 4 को ओपन किया, हमें यहाँ पे ये बताना है।
तो अभी यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें? जब भी ऐसा कुछ गिवन होगा तो एक छोड़ के जो होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होंगे, एक छोड़ के जो होगा, और उसके बाद ये जो ऑपोजिट है वो इसके होगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये जहां होगा इसके ऑपोजिट ये होगा, और इसके ऑपोजिट, ये अब एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। उसके बाद जहां पे प्लेन खाली डब्बा होगा वहां पे उसके ऑपोजिट क्या होगा? एक पॉइंट होगा। उसके बाद वापस से एक खाली जहां डब्बा होगा उसके साथ एक सर्कल ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसे डिवीजन हो रखेंगे। ये दीज आर नाउ ऑपोजिट्स टू ईच अदर, एंड व्हेन वी नो दीज आर ऑपोजिट्स टू ईच अदर, तो ये हमें पता है, हमें अगर ये देखो हमें तीन जगहें दिख रही हैं, इन तीनों के ऑपोजिट्स जो है हमें वो नहीं दिख रहे। इसका मतलब यहाँ दोनों ऑपोजिट्स में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि ये एक पिक्चर में ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है। When हम दोनों को देख पाएंगे उस केस में कभी भी वो ऑपोजिट नहीं होंगे एक दूसरे के। तो पहली चीज चेक करते हैं, ये वाला जहाँ पे ये हमें सर्कल गिवन है डब्बे के अंदर, उसके साथ दोनों खाली चीजें हैं। यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ये नहीं आना चाहिए था, और उसके बाद ये आ गया तो फिर ये नहीं आना चाहिए था, ये आ गया तो ये नहीं आना चाहिए था, तो ये पॉसिबल है। अगला चेक करेंगे, जहां पे हमारे पास ये एक बॉक्स के अंदर स्क्वायर है उसके साथ ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ये रहा ये और ये रहा ये, दिस इज रॉन्ग। अगला है हमारे पास ये सर्कल वाला, सर्कल के साथ हमें खाली भी दिख रहा है और उसके साथ हमें फिर ये भी दिख रहा है। तो मतलब अगर ये हम बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो खाली वाली जगहें थी, एक ये, यहाँ पे जो खाली वाली जगह है वो यहाँ पे हमें दिख रही है, बट वी आर नॉट श्योर ये किसकी है। तो हम अगर इसको इसकी मान लेंगे तो इट इज अ पॉसिबिलिटी ये सही रहे, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा, इट इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद अब जो चीज हमें गिवन है वो क्या है? यहाँ पे एक स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये दोनों फिर सेम आ गए, ये भी गलत है। नाउ द पॉइंट हियर इज, यहाँ पे हमारा फर्स्ट और थर्ड जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? हम इस थर्ड को कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ हमें ये जो पिक्चर गिवन है इसके साथ ब्लैंक नहीं आना चाहिए था। अब ये ब्लैंक आ रहा है, चाहे वो इस इमेज का हो या इस इमेज का हो, बट ये ब्लैंक आ रहा है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज अ डेफिनेट ट्रू आंसर। अगला क्वेश्चन जो है अब हमारे पास, यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। If A's salary is 10,000 less than B's salary, A की जो सैलरी है वो B की सैलरी X से 10,000 कम है। B की सैलरी जो है वो 15,000 कम है C की सैलरी से। B की सैलरी जो है वो C की सैलरी से 15,000 कम है, मतलब C की 15,000 हो जाएगी। ये सब कुछ आ गया। इन तीनों की सैलरी का जो सम है वो 65,000 है, मतलब इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 65,000। तो अब हमें बताना है ए की वैल्यू कितनी आएगी। ए की वैल्यू हमें पता है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे? 10,000 को माइनस कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस 10,000 प्लस एक्स प्लस 15,000, this whole is equal to 65,000, this is given to us in the question। तो यहाँ पे अब हम जब x को ऐड करेंगे, this is 1x, this is 2x and this is 3x। 3x में से अब यहाँ पे 15,000 प्लस का है और 10,000 माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 5,000, और यहाँ पे आ जाएगा 65,000। यहाँ पे फिर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 60,000, और यहाँ पे फिर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000। हमें पता है x की वैल्यू 20,000 है, तो उसमें से हमें 10,000 माइनस करना है। 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 10,000। 10,000 जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगली चीज यहाँ पे अब जो हमें गिवन है दैट इज 14 इंटू 5620 माइनस 25 into x, this whole is equal to 37,373। ठीक है, ये चीज अब हमें गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी एंड वेरी 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 मच टाइम सीन इन द क्वेश्चन पेपर। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे बेसिकली 373 हमें गिवन है, और यहाँ पे हमें इन चीजों को सॉल्व करना है। तो पहले हमें पता है कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं एज पर द बोर्ड मास थिंग। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8 6
78680, उसके बाद माइनस 25x विल बी इक्वल टू 373। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस 25x को इधर कर देंगे और 373 को 78680 में से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसमें से 78680 में से माइनस कर देंगे 373, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा 7878307 विच इज इक्वल टू 25x आ जाएगा। तो उसके बाद 78307 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3132.28, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में हमें गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिंप्लीफिकेशन का है, 1/5 ऑफ 2/7 ऑफ 8/3 ऑफ 4095। इसको अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 4095 एंड डिवाइडेड बाय 5 गिव्स अस आंसर 118 एंड 18। उसके बाद ये इज विजिबल कि ये सॉल्व हो जाएगा कैसे, ये जाएगा 2 7 एंड 3। उसके बाद हमें पता है 2 7 और 3 अगेन इज इजीली डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 39। तो अब हमें करना है 2 इंटू 8 इंटू 39। तो 2 इंटू 8 इंटू 39 will result into 39। 624 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में 642 गिवन है, ध्यान रखिएगा। इसको मार्क करने से पहले हमें 624 चाहिए, 642 नहीं चाहिए था। तो none of the above is the again right answer. The respective ratio of the present age of Swati and Trupti is 4:5। 6 years hence मतलब 6 साल के बाद उनकी रेशो ये बन जाएगी। तो अगर उनकी रेशो अभी के लिए ये है, इसमें 6 साल ऐड कर देंगे दोनों की एज में, इनकी रेशो बन जाएगी 6/7। अब वो पूछ रहे हैं उनकी एज में डिफरेंस क्या था। अब हम चेक करेंगे, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 28x प्लस 42 30x प्लस 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हमें क्या बताना, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज। तो हमें पता था 4x और 5x है। देखिए पहली बात तो हम ऐसे कर सकते हैं, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1x। 1x की वैल्यू कितनी है, 3। 3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा तरीका क्या है, एक की वैल्यू 4x गिवन है, एक की वैल्यू 5x गिवन है। 4 को कर दो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 5 को कर दो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा 3। एक ही बात रहती है, इट्स अप टू यू आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सो द क्वेश्चन हियर इज A and B started a business with 3,500 and 2,500 and यहाँ पे C joined them after 4 months with 6,000। तो अगर C ने 4 महीने के बाद किया, इसका 8 महीने रहेगा, इसका 12 रहेगा, इसका 12 रहेगा, बिकॉज हमें एनुअल प्रॉफिट गिवन है। आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि C और B का शेयर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस है 1977 का। तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट क्या रहेगा। तो वी नो पार्टनरशिप का हमारे पास जो एक फॉर्मूला रहता है वो क्या है, प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 35 इंटू 12 विल बी 42,000 ए का, बी का एंड सी का। 25 इंटू 12 विल बी 30,000 एंड सी का यहाँ आ जाएगा 48,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 zeros को पहले कट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 से, यहाँ आ जाएगा 20, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये फर्दर 3 पे जा रहे हैं, ये 7, ये 5 एंड ये 8। अब हमें गिवन है 5 और 8 का डिफरेंस 3। ठीक है, 3 का जो डिफरेंस है वो हमें क्या गिवन है, 1977। सॉल्व कर देंगे, 6 पे जाता है 18, फिर 17 रह गया, वो जाएगा 5 पे और 9 पे, 659। हमें बताना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7 + 5 = 12 + 8 = 20। हमें अब बताना है कि 658 into 20 will result into what? This will result into 13180 as the answer, which is option number 5.
तो यहाँ पे हमारा ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। मीरा परचेज एन आइटम फॉर 62,000 कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%। 25% पे उसने लॉस पे बेच दिया। तो जस्ट टू क्लियर वन थिंग, 100 हमारे पास परसेंटेज की पूरी वैल्यू होती है, इसमें से उसको लॉस हुआ, जो लॉस होता है वो माइनस हो जाता है। यहाँ क्या आ गया 75। जब उसने 75 अपॉन 100 बाय 60 टू 100 पे उसने इसको सॉल्व करके उसने क्या किया, इस पे इसको बेच दिया। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3/4। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये जाएगा 15500। अब हम जब 15500 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 00 4 6 एंड 5। ये आंसर आ गया, ये था हमारा सेलिंग प्राइस 46500। आगे बढ़ते हैं। विद दैट अमाउंट शी परचेज अनदर आइटम। इस अमाउंट से उसने एक और आइटम खरीदी एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। तो जब हमें पता है परसेंटेज की वैल्यू ये रहती है, गेन हो रहा है 30 ऐड हो जाएगा 130 बन जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, इसका 130। अब बताना ओवरऑल गेन या लॉस क्या हुआ था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 465 को इंटू करेंगे 130 तो आ जाएगा हमारे पास 60450। अब देखेंगे हम यहाँ पे हमें क्या गिवन है। अब हमारा जो सेलिंग प्राइस था ये हो गया 60450 और जो कॉस्ट प्राइस था वो था 62। ये आंसर। नाउ द पॉइंट इज, अब हमें ये बताना है कि हमारा सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो हमारा जो सही आंसर है, हमें दिख रहा है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो जब सेलिंग प्राइस हमारे पास कम रहेगा तो हमें पता है देयर इज ऑलवेज लॉस। लॉस अब कितनी अमाउंट का हुआ हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1550। ऑप्शन देखेंगे 1550 लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज 1200। वी नो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, P इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। ये हमने कर लिया सॉल्व। आगे है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन थ्राइस दैट ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट 6% पर एनम इन 3 years। अब हम पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 300 यहाँ हो जाएगा ये 4 और यहाँ ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा अब 75 और ये हो जाएगा अब 2 और फिर ये यहाँ हो जाएगा 50। तो अब हम करेंगे 75 इंटू 50, आ जाएगा आंसर 3750। अब हमें क्या गिवन है कि आपके पास ये प्रिंसिपल है, इसका 3 गुना कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है 6% पे 3 साल के लिए दिया तो क्या सिंपल इंटरेस्ट आएगा, हमें ये अब आंसर देना है। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 कटा 0 से, ये जाएगा 2 के टेबल पे। अगर 5 की बात करेंगे ये जाएगा 75, ये जाएगा हमारा 3 पे। तो अब हमें बताना है 3 3 जार 9 3 जार 27 इंटू 75 विल रिजल्ट इंटू 5202 2025 as your answer which is option number 1। चलिए अगला क्वेश्चन। आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। अमिता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये हमें डेज गिवन है और यहाँ पे हम इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका रहता है, कोई एलसीएम ले लो, 16 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा जो भी हम इससे सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी। कैसा फॉर्मूला रहता है, डेज इनटू एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क गिवन है 16, डेज हमें गिवन है 16, तो यहाँ पे क्या एफिशिएंसी रहेगी 1। सिमिलरली अगर हम अब यहाँ पे अमिता के लिए लेंगे तो डेज हमें गिवन है 8, एफिशिएंसी हमें बतानी है और टोटल वर्क है 16, तो 2 आ जाएगा। और अब क्या बताना है हमें कि इफ दे बोथ वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क है ये, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तभी डेज निकलेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 5 are 15 plus 1 5 1/3 which is option number 3। ये 1/3 यहाँ लिखा है, बेसिकली ये था ऑप्शन नंबर 3 as 5 1/3। तो इतने दिन लगेंगे जब अमिता और आयशा साथ में काम करेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ गिवन है ये जो एक्चुअल वैल्यूज है मैं वो लिख रही हूँ, +11x + 14 इज इक्वल टू 0। और जो अगली स्टेटमेंट है वो है 4y² + 12y + 9 इज इक्वल टू अगेन 0। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको करते कैसे हैं, हम x² और जो सिंगल कॉन्सोनेंट है इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 आ गया। अब 28 का हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 14 2 7 7। अब हमने इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 11x आ जाए आंसर। तो हम देखेंगे हमें 2 2 ज़र 4, 4 + 7 इज 11। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, 2x² + 4x + 7x × 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x x + 2, यहाँ पे आ जाएगा 7x + 2। तो अब हमारे पास आ गया 2x + 7 और यहाँ आ गया x + 2। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -7/2 और यहाँ आ जाएगा -2। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 36 आ जाएगा, और फिर जब हम 36 का एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 18 2 9 3 3। 12 कैसे आएगा, 6 + 6, 3 2 ज़र 6 एंड अगेन 3 2 ज़र 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4y² + 6y + 6y + 9 इज इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4y यहाँ कर देते हैं 2y y + 3 + 2y + 3। तो अब हम यहाँ 3 करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे 2y आना था। अब ये हो जाएगा हमारा सॉल्व, तो इधर आ जाएगा 2y + 3 एंड अगेन 2y + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -3/2 एंड सिमिलरली -3/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3.5 और -2, और इधर हो जाएगा ये -1.5 और यहाँ हो जाएगा -1.5। तो जब हम चेक करते हैं कि सारी माइनस की टर्म्स है, माइनस की टर्म में सबसे बड़ा कौन सा होगा, अगर हम इस 3.5 को रिलेट करेंगे इस 1.5 से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम -3.5 देखेंगे और -1.5 और -1.5 देखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है y इज ग्रेटर देन x। अगला आप चेक करते हैं -2 से, -2 और इसकी जब बात करेंगे अगेन y इज ग्रेटर देन x, तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा कि x इज स्मॉलर देन y, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज गिवन एज 88 एंड 220 मीटर्स। तो यहाँ पे हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, r1 ले लेते हैं, 2πr2 ले लेते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया बताना है हमें क्या होगा। तो हम एक को किसी को सॉल्व कर लेते हैं। पाए की हमें पता है यहाँ पे क्या वैल्यू होती है, 2 × 22/7 × r², सॉरी r आ जाएगा। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है, हमने बेसिकली वो पुट कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। Sorry, तो यहाँ पे हमारे पास r1 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब अगला हम चेक करेंगे, 2πr2 = 220। जो हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। तो r2 की वैल्यू क्या आ गई, 35। अब हमें उन्होंने पूछा है एरिया का डिफरेंस बताना है। जब एरिया का डिफरेंस पूछा जाएगा तो हमारे को पता क्या होता है, πr² एरिया का फॉर्मूला होता है। πr², पहले वाला का हो जाएगा यहाँ, दूसरे वाले का हो जाएगा πr²। बस अब इसको सॉल्व करके क्या बताना है, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ आ जाएगा 2 और इस पे आ जाएगा यहाँ पे 5। अब हमें बताना है 22 × 2 × 14। 22 × 2 is 44, 44 into 14 will be 616। और उसके बाद हमें बताना है 22 × 5 is 110 into 35 will be 3850, 3850। अब हमें क्या बताना था, इन दोनों का डिफरेंस, लार्जर का और स्मॉलर का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3442
आ जाएगा 3242 32 एक मिनट, लेट मी सॉल्व इट, आई टेल यू। तो जो आंसर आएगा दैट इज 3234। 3234 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, 3234 विल बी योर राइट आंसर। कैसे आया ये? हमने ये जो लार्जर सर्कल था ये वाला, और ये था स्मॉलर सर्कल, हमने स्मॉलर वाले को जब लार्जर में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर है वो है नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अगला देखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन है x क्यूब इज इक्वल टू 7। अब हमें पता इसके लिए ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्यूब का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्यूब्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है हमारे पास। ये किसका क्यूब होता है? इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आउट देयर कि ये जो क्यूब है 729 ये किसका होता है। देखिए क्यूब्स को बेसिकली याद कैसे रखना है आपने, 1 का 1, 2 का जो होगा 2 2 जार 4 2 जार 8, 3 3 जार 9 3 जार 27, 4 4 जार 16 4 जार 64, 5 5 जार 25 5 जार 125, 6 6 जार 36 6 जार 126, 7 7 जार 49, 7 जार 3 4 3। अब यहाँ पे आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑब्जर्व करेंगे जब, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं ये 1 का स्क्वायर था, 1 का क्यूब था, 1 पे खत्म हो रहा है, पर 2 का नहीं खत्म हो रहा और 3 का नहीं खत्म हो रहा, 4 का 4 से खत्म हो रहा है, 5 का 5 से खत्म हो रहा है, 6 का 6 से खत्म हो रहा है, 7 का अगेन 3 से खत्म हो रहा है। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करेंगे वो भी 8 से खत्म नहीं हो रहा, 9 की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो 7 to 9 से खत्म हो रहा है तो भी 9 आ रहा है, और 10 की बात करेंगे तो वो भी 1000। यहाँ पे अब आप देखेंगे 2 का जो क्यूब है वो 8 पे खत्म हो रहा है, और 8 का जो क्यूब है वो 2 पे खत्म हो रहा है। 3 का क्यूब जो है वो 7 पे खत्म हो रहा है, सिमिलरली जो 7 का क्यूब है वो 3 पे खत्म हो रहा है। बाकी सारे जो हैं वो वहीं खत्म होंगे जहां से उनका एक्चुअल जो इसका वो क्यूब है वहीं से ही। तो यहाँ पे ये 9 पे खत्म हो रहा है तो ये 9 का ही क्यूब है, which is option number 5, which is none of the given options. With this we have completed today's session. होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो गो वॉच देम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।